Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing good. This is our another one-shot video of chapter number 19, excretory products and their elimination. So let's get started. तो अभी तक हमने चैप्टर 14, 15, 17 एंड 18 चार चैप्टर्स के वन शॉट वीडियो ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप जाके देख सकते हो, और इनके पहले के चैप्टर्स के एनिमेटेड वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उन्हें आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम 19 चैप्टर पढ़ रहे हैं और बहुत ही जल्द 12th क्लास के एनिमेटेड वीडियोस भी आने वाले हैं। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट होगा, आई थिंक 15 मार्च और 20 मार्च तक सभी के एग्जाम्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो जस्ट आफ्टर योर एग्जाम्स वी विल launch our animated videos of class 12th, so wait for it। सब्सक्राइब करो और कम्युनिटी पेज पे इंफॉर्मेशन देखते रहना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जैसे कि आपको टेलीग्राम पे सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाती है, नोट्स भी वहाँ पे मिलते हैं, और वेबसाइट जाके आप विजिट करते रहना। तो कुछ नोट्स जो हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो चैप्टर नंबर 19 हम स्टार्ट करते हैं, जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो सबसे पहले एक्सक्रीशन वर्ड का मतलब समझो कि एक्सक्रीशन क्या है। व्हाट इज एक्सक्रीशन? Excretion is a process. It is a process of metabolic nitrogenous waste removal in the form of ammonia, urea and uric acid produced during metabolic activity। जो भी metabolic nitrogenous waste है, चाहे वो यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, अमोनिया, उन सब का बॉडी से बाहर होना इज एक्सक्रीशन। ठीक है, अब देखो, animals must regulate the chemical composition of its body fluid by balancing the uptake and loss of water and fluids। animals को फ्लूइड ले लेना, फ्लूइड को रिमूव करना, ठीक है, वाटर इनटेक करना और वाटर को रिमूव करना, ये सारी प्रोसेसेस करना बहुत जरूरी है टू मेंटेन द बैलेंस, फ्लूइड्स का बॉडी के अंदर बैलेंस बना के रखने के लिए। इज दैट क्लियर? अब देखो, मैनेजमेंट ऑफ बॉडीज वाटर कंटेंट एंड सॉल्यूट कंपोजिशन इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। रिमेंबर दिस टर्म, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ऑस्मो रेगुलेशन है उसका क्या मतलब है कि वाटर का मूवमेंट, बॉडी के अंदर वाटर का मूवमेंट और उसके साथ में जो सॉल्यूट मूवमेंट है उसका मेंटेन करके रखना, मेंटेनेंस बना के रखना। इतना वाटर हर इक्वल होना चाहिए, सॉल्यूट जो है वो इक्वल होना चाहिए, उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन कंट्रोलिंग मूवमेंट्स ऑफ सॉल्यूट्स बिटवीन इंटरनल फ्लूइड्स एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्लियर? फंक्शंस क्या होते हैं? तो फंक्शंस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, द एक्सक्रीटरी सिस्टम एलिमिनेट्स नॉन सॉलिड वेस्ट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन सॉलिड वेस्ट जो रिमूव हो रहा है, नॉन सॉलिड, ठीक है, उसको वह जो है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, वो क्या है? आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है जहां पर नॉन सॉलिड वेस्ट रिमूव हो रहा है। ठीक है, नाउ नॉन सॉलिड वेस्ट आर एलिमिनेटेड थ्रू लंग्स, स्किन एंड किडनी। कैसे, किस ऑर्गन से रिमूव हो सकता है? सबसे मेन तो है किडनी, लेकिन लंग्स भी है और स्किन भी है। लंग्स कैसे? लंग्स CO2 रिलीज करता है। स्किन कैसे? स्किन स्वेट रिलीज करता है। ये भी एक टाइप का नॉन सॉलिड वेस्ट है जो आपकी बॉडी से बाहर जा रहा है। क्लियर? और फिर लंग्स एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, वही चीज लिखी है। स्वेट ग्लैंड्स इन द स्किन रिलीजेस एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? केराटिन, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ग्वानाइन, ये सारे आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। इसके बाद में ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं? तो देखो, ऑर्गेनिजम्स के हम टाइप देखें तो अमीनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक, तीन टाइप के एनिमल्स आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? अमीनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। ठीक है, तीन टाइप के। तो अमीनोटैलिक की बात करें हम, अमीनोटैलिक, ठीक है, अमीनोटैलिक में क्या होगा? सबसे पहली चीज NH3, ठीक है, अमोनिया रिलीज होगा, अमोनिया, ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनमें अमोनिया होगा। ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया इज नोन एज अमीनोटैलिज्म। अमोनिया के रिलीज की प्रोसेस को हम अमोनियोटैलिज्म बोलते हैं। ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जो अमोनिया रिलीज करते हैं? तो वो आ जाएगा आपका अमीबा, साइकॉन, हाइड्रा, लिवर फ्लूइड, टैपवर्म, लीच, प्रॉन, बोनी फिशेस एक्सेट्रा। क्लियर?
यूरियोटैलिक, ठीक है, यूरियोटैलिक एनिमल्स जो होते हैं वो यूरिया रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करेंगे? यूरिया। हाँ, एक और चीज इसमें एक पॉइंट आप याद रख सकते हो, अमीनोटैलिक एनिमल्स जो है, मतलब अमोनिया जो है वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, मोस्ट टॉक्सिक, इट इज द मोस्ट टॉक्सिक। अमीनोटैलिक की बात हो रही है, अमोनिया जो है वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। फिर यूरियोटैलिक जो होता है मतलब यूरिया, वो मॉडरेटली टॉक्सिक होता है। ये कैसा होता है? मॉडरेटली टॉक्सिक होता है। इसके बाद में जो एनिमल्स यूरिया रिलीज करते हैं, ठीक है, उनको हम यूरियोटैलिक बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम यूरियोटेलिज्म बोलते हैं। अब एनिमल्स कौन कौन से हैं? मैमल्स, मैमल्स में ह्यूमंस भी आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मरीन फिशर्स एंड स्ट्रिंगरे, इतने एनिमल्स आते हैं। यूरिकोटैलिक की बात करें हम, यूरिकोटैलिक मतलब यूरिक एसिड रिलीज करेंगे ये एनिमल्स। क्या रिलीज करेंगे? ये यूरिक एसिड रिलीज करेंगे। तो इन एनिमल्स को हम यूरिकोटैलिक बोल देंगे। एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज यूरिकोटैलिज्म एंड द एनिमल्स आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक। एग्जाम्पल, इंसेक्ट्स, जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, लैंड स्नेल, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स, ये सारे, ठीक है। तो यूरिकोटैलिज्म की बात करें तो ये कैसा होगा? ये मोस्ट टॉक्सिक, ये मॉडरेटली, एंड दिस इज लीस्ट टॉक्सिक, ये सबसे कम टॉक्सिक होता है, ठीक है। चलो, ये हो गया। इसके बाद में अब हम आ जाएंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड यूरिन फॉर्मेशन। तो बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। किडनी पढ़नी है आपको, यूरेटर पढ़नी है, यूरेथ्रा पढ़ना है, यूरिनरी ब्लैडर पढ़ना है, और मेन आपको यहाँ पे चैप्टर में क्या याद रखना है? किडनी और नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन में किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है, ये सारी चीजें आपको समझनी है। मेन इसमें यही है। तो किडनी का डायग्राम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम, नेफ्रॉन का डायग्राम, इतनी चीजें आपको बहुत बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। डायग्राम्स आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है इस चैप्टर में। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका ये है, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं हम इसमें एक बार देख लेते हैं। इंफीरियर वेना कावा, दिस इज योर ऑर्टा। फिर ये जो ऊपर बनी हुई है ये है एड्रेनल ग्लैंड, दिस इज लेफ्ट किडनी, दिस इज राइट किडनी, दिस इज रेनल वीन, दिस इज रेनल आर्टरी। फिर ये जो ये है ये क्या है? यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, और यूरेथ्रा। इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो किडनी वो मैंने बता दी, हाँ ये सारा पॉइंट मैं बता चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो फंक्शन क्या है यूरिनरी सिस्टम के, क्या क्या चीजें ये रिमूव करता है, फंक्शंस की बात करनी है ना हमें। तो एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट का एक्सक्रीशन होना। कौन कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट हो सकते हैं? यूरिया, क्रेटेनाइन, यूरिक एसिड, ठीक है। एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सॉल्ट बैलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के अंदर वाटर सॉल्ट बैलेंस बना के रखना। तो ये सारी चीजें जो है कंटिन्यूसली कहीं से रिमूव हो रही है, कहीं से अब्सॉर्ब हो रही है, ये सारी प्रोसेस हम आगे देखेंगे। एसिड बेस बैलेंस करके रखना, ठीक है, और सेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स जैसे रेनिन, ठीक है, एरिथ्रोपोएटिन, ये सारे हार्मोन्स जो है वो सेक्रीट करने का काम भी यही करते हैं। कौन करता है? यूरिनरी सिस्टम। अब आ जाओ सबसे पहले जिस ऑर्गन की हम बात करने वाले हैं वो है किडनी। अब किडनी क्या है बताओ भाई, किडनी क्या है? सभी को पता है कि किडनी, अच्छा इसके पहले एक चीज मैं बता दूं क्या, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो यूरिया का फॉर्मेशन है वो किस तरीके से हो रहा है ना, यूरिया का फॉर्मेशन। तो हम यहाँ पे यूरिया का फॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं। आप लोग नोट डाउन करते जाना साथ ही साथ में कि यूरिया कैसे बन रहा है, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों की शिकायत आई थी कि मैम आपकी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती, तो आप टाइप करा करिए। तो इस बार मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं वो टाइप कर दी हैं। कुछ चीज़ें ही मैं यहाँ पे आपको लिख के बताऊंगी, तो थोड़ा समझ लेना है ना, सुनते जब मैं मुंह से बोल रही हूँ वो चीज़ें तो आप सुन के लिख लो, ठीक है। चलो, तो ये आपका लिवर है, ठीक है, ये क्या है? लिवर है। लिवर में ये है क्या? हेपेटिक लोब्यूल, दिस इज हेपेटिक लोब्यूल। मैं कोशिश करूंगी थोड़ी बढ़िया हैंड राइटिंग लिखूंगी तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। चलो, हेपेटिक लोब्यूल से
यहाँ पे हेपेटोसाइट है, हेपेटोसाइट। ओके स्टिल आई गेस माय हैंडराइटिंग इज नॉट कमिंग गुड, आई डोंट नो व्हाई। इतनी बुरी नहीं है बट पता नहीं यहाँ पे जब मैं लिखती हूँ तो काफी ज्यादा बुरी आ रही है, ठीक है। तो चलो हेपेटोसाइट से यहाँ पे यूरिया आया, ठीक है, यहाँ पे आया यूरिया। ये गया इंफीरियर वेना कावा में। कहा जा रहा है ये? इंफीरियर वेना कावा में, ठीक है, इंफीरियर वेना कावा में। अच्छा, किसके थ्रू जा रहा है? हेपेटिक वीन के थ्रू, हेपेटिक वीन के थ्रू जा रहा है। इंफीरियर वेना कावा से कहाँ गया ये? इंफीरियर वेना कावा से गया राइट एट्रियम में। कहाँ जा रहा है बेटा ये? राइट एट्रियम में। कहाँ आ गए हम? राइट एट्रियम कहाँ होती है? हार्ट में, ठीक है, हार्ट में आ गए हम, राइट एट्रियम, ठीक है। यहां से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से कहा जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में गया। पल्मोनरी आर्टरी से कहां पे जा रहा है? लंग्स में। अब लंग्स पे पहुंच गया है। लंग्स से गया ये कहां पे? पल्मोनरी वीन में। पल्मोनरी वीन में क्या हुआ? यहाँ पे ना पल्मोनरी वीन में एडिशन हो गया। किस चीज का एडिशन हो गया? यहाँ पे ऐड हो गया यूरिया के साथ में ऑक्सीजन। क्या ऐड हो गया? यूरिया के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो गया। फिर इसके बाद में पल्मोनरी वीन से गया लेफ्ट एट्रिया में। कहा गया? लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया से कहा जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाएगा कहाँ पे? ऑर्टा में, ठीक है, ऑर्टा में गया। ऑर्टा से जाएगा रीनल आर्टरी। बहुत बड़ी ट्रेन है, ध्यान रखना, ये बहुत ही बड़ी ट्रेन है। सारा एक एक डब्बा जो है यहाँ पे लगाया है ना, इसको याद रखना। रीनल आर्टरी में गया। रीनल आर्टरी से अब पहुंचा ये फाइनल डेस्टिनेशन, दैट इज किडनी। अब पहुंच गया किडनी में, चला गया किडनी में, ठीक है। यहाँ से यूरिया हो जाएगा आउट, गेट लॉस्ट, ठीक है। यहाँ से यूरिया इज आउट, यूरिया इज आउट थ्रू रेनल वीन। आई थिंक यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, देख लो भाई, रेनल वीन यहाँ पे लिखा है हमने, रेनल वीन दिख गया। चलो अब आगे बढ़ेंगे हम। अब हम आएंगे किडनी पे। किडनी की बात कर रहे थे हम, तो किडनी क्या है? So it is a reddish brown bean shaped structure enclosed in a tube, ठीक है। ये एक क्या है? bean shaped structure है। Okay, I think I missed something. No, ठीक है, कुछ नहीं मिस हुआ है। चलो, तो किडनी की बात कर रहे थे। इज अ रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर एनक्लोज्ड इन अ टफ 3 लेयर्ड फिब्रस रेनल कैप्सूल होता है। इसमें क्या होता है? 3 लेयर्ड फिब्रस रेनल कैप्सूल होता है, सिचुएटेड बिटवीन लेवल्स ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड द थर्ड लंबर वर्टिब्रे। जो थर्ड लंबर वर्टिब्रे होता है, ठीक है, उसके लास्ट थोरेसिक लेवल पे सिचुएटेड होता है किडनी, ठीक है। और कॉनकेव साइड जो होता है वो डिप्रेशन होता है, उसे हम हीलियम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? हाइलम या हीलियम, ये हीलियम बोल सकते हो, ठीक है। जो हाइलम होता है, इट इज अ पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ रेनल आर्टरी एंड रेनल वीन। रेनल आर्टरी और रेनल वीन का यहाँ पे ये जॉइंट होता है, मतलब किडनी जहाँ से जॉइन है ना, जो जॉइंट होगा उसको हमने हाइलम बोला है, ठीक है। फिर इसके बाद में स्ट्रक्चर की बात करें हम, किडनी का किस तरीके का स्ट्रक्चर हो सकता है, तो आपको यहाँ पे एक बढ़िया सा ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो देखो साइज क्या है किडनी की? 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ, 2 to 3 सेंटीमीटर थिक होता है। और एवरेज वेट जो होता है इसका क्या होता है? 120 to 170 ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो ध्यान से सुनना। एंड द ब्लड वेसल्स यूरेटर एंड नर्व्स एंटर द किडनी थ्रू हाइलम। जो हाइलम है, ये है, देखो हाइलम, ये दिख रहा है आपको, दिस ये हाइलम है, यही हाइलम है, ठीक है। तो यहीं से सारी की सारी ब्लड वेसल्स जो है, यूरेटर है, नर्व है, सब यहीं से एंटर होनी। इसी को हम क्या बोलते हैं? आ नॉच। क्या बोल देते हैं? नॉच।
द आउटर लेयर इज टफ कैप्सूल, आउटर लेयर जो है वो तो एक एकदम हार्ड कैप्सूल होगा ना, टफ, जिससे किडनी प्रोटेक्ट रहे, और आउटर जोन ऑफ द किडनी इज कॉर्टेक्स एंड द इनर जोन इज मेड्यूला। ठीक है, आउटर क्या है कॉर्टेक्स और इनर वन जो है उसको हम मेड्यूला बोल देते हैं। क्लियर। इसके बाद में किडनी के बाद आ जाओ, किसकी बात करेंगे हम, यूरेटर की। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम, यूरेटर की। यूरेटर क्या है, कंडक्ट यूरिन फ्रॉम द किडनी टू ब्लैडर। यूरेटर क्या कर रहा है, कंडक्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर, किडनी से ले जाके ब्लैडर में ज्वाइन कर देता है। वो जो हमने स्ट्रक्चर देखा था इस तरीके का, ठीक है, ये जो यहाँ से किडनी से अटैच थे, ठीक है, ये है आपका यूरेटर। ठीक है, यूरेटर 3 लेयर्ड वॉल अगेन, ठीक है, म्यूकोसा, स्मूथ मसल्स एंड आउटर कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए होते हैं। कन्वेज यूरिन बाय पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिसिस एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वो यूरिन को लेके जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, जहाँ पे यूरिन स्टोर हो रही है, सिंपल, यूरिनरी ब्लैडर स्टोर्स यूरिन हैज 3 ओपनिंग, 3 ओपनिंग होती है, 2 फॉर यूरेटर्स, 1 फॉर यूरेथ्रा। ठीक है ना, ब्लैडर वॉल इज एक्सपैंडेबल, ब्लैडर वॉल जो होती है वो एक्सपैंडेबल होती है, तभी तो उसमें चीज क्या है, जो यूरिन है वो स्टोर है, फिर जैसे ही यूरिन रिमूव हो जाती है बॉडी से, वो वापस कैसे हो जाता है, अपना ओरिजिनल पोजीशन ले जाता है। ठीक है, 2 sphincter muscles control the release of urine from the urethra. Now let's talk about urethra. What is urethra? A small tube that leads from the urinary bladder to an external opening. एक छोटा सा ट्यूब है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से एक्सटर्नल ओपनिंग की तरफ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, इसका फंक्शन क्या है, इट्स फंक्शन इज टू रिमूव द यूरिन फ्रॉम द बॉडी, दिस इज यूरेथ्रा। व्हाट इज यूरिनेशन? Stretches receptors in the wall of the bladder. These are the stretches receptors in the wall of the bladder send impulses when the bladder fills to 250 ml. ठीक है, तो अगर आपके यूरिनरी ब्लैडर में 250 ml जो यूरिन है वो फिल हो चुका है, तो उस टाइम पे ये यूरिनेशन की प्रोसेस होगी, स्ट्रेचर रिसेप्टर जो है वो काम करेगा और मोटर इंपल्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा और फिर जो यूरिन है वो पास आउट हो जाएगा बॉडी से। इज दैट क्लियर एवरीवन? पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के सारे। किडनी, फिर उसके बाद हमने किडनी के बाद में क्या देखा, किडनी के बाद में अटैच यूरेटर, यूरेटर के बाद में यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद में यूरेथ्रा और सबसे लास्ट में क्या होगा, यूरिनेशन, जो रिसेप्टर है जहां से यूरिन फाइनली बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगी। तो ये इतने हमने चीजें देख ली। इसके बाद में नेफ्रॉन की बात करेंगे हम। तो नेफ्रॉन क्या है, ओके चलो नेफ्रॉन की बात करेंगे हम। तो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो है नेफ्रॉन। ध्यान रखना है आपको ये चीज, किडनी की क्या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो है नेफ्रॉन। और ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, हर एक किडनी में कितने नेफ्रॉन हो सकते हैं, 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो नेफ्रॉन क्या करेगा, देखो पहले स्ट्रक्चर समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पे आर्टियोल है, 2 आर्टियोल है। ये जो है, ये वाला जो है दिस वन, ये है एफरेंट आर्टियोल, दिस इज एफरेंट आर्टियोल। ये डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है, दिस इज एफरेंट आर्टियोल। और ये जो दूसरा वाला गया है दिस इज इफरेंट आर्टियोल। ये क्या है, ये इफरेंट आर्टियोल है। तो आपको ये पूरा डायग्राम अभी साथ में ड्रॉ करते जाओ। इसके बाद में आपको क्या बनाना है, इसके बाद में आता है वुमेन्स कैप्सूल। ये क्या है, वुमेन्स कैप्सूल। ये जो पूरा आपको दिख रहा है दिस इज वुमेन्स कैप्सूल। फिर इसके बाद में अंदर कुछ इस तरीके के, अच्छा इस कलर से दिख नहीं रहा होगा, हम दूसरा पेन ले लेते हैं। इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस होते हैं ये। फिर इसके बाद में ग्लोमेरुलस के बाद में आपको क्या याद रखना है, प्रॉक्सिमल ट्यूब। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, इसी को हम PCT भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, PCT। फिर इसके बाद में आगे आते हैं हम, तो हमें क्या याद रखना है, डिस्टल ट्यूब। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, DCT।
क्या बोलेंगे हम इसको, DCT बोलेंगे। फिर यहाँ पे देखो ब्रांच ऑफ रीनल वीन, ये रीनल वीन है। फिर लूप ऑफ हैंडले विथ कैपिलरी नेटवर्क, ये पूरा जो है लूप ऑफ हैंडले कहलाता है, इसमें कैपिलरी नेटवर्क होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हैंडले बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ब्लड क्या होता है, ब्लड फिल्टर्स थ्रू द किडनी अबाउट 6 टाइम्स अ डे। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्लड फिल्टर्स थ्रू द किडनी, through the kidneys about 6 times a day, और 99% ऑफ वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 99% ऑफ द वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड, हम रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, मतलब बॉडी से बाहर जो पानी जा रहा है वो कितना परसेंट है, जस्ट 1%। ठीक है, जितना भी बॉडी से बाहर पानी जाता है वो सिर्फ 1% है, तो उसमें पानी तो कम ही होता है, बाकी की जो चीजें होती हैं वो रिमूव आउट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉल्ट्स को रिमूव करना। क्यों, अगर आप सॉल्ट का बैलेंस बना के नहीं रखोगे बॉडी के अंदर तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज है, ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट होगी कहीं ना कहीं, इसलिए सॉल्ट को रिमूव करना बॉडी में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बाद आगे देखेंगे हम क्या है। हाँ, अब एक एक स्ट्रक्चर को हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बोमेन्स कैप्सूल की बात करेंगे। आप चाहो तो एक फ्लो चार्ट बना लो। ठीक है, एक फ्लो चार्ट बना सकते हो कि यहाँ पे हमने लिखा है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में 2 चीजें होती हैं। ठीक है, एक होता है मालफिजियन कॉर्पस्क्यूल, मालफिजियन कॉर्पस्क्यूल, और दूसरा होता है टिब्यूल। ठीक है, टिब्यूल्स। तो जो मालफिजियन कॉर्पस्क्यूल्स हैं इनमें 2 चीजें होती हैं, इनको हम 2 डिवीजन करते हैं। पहला आएगा आपका बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल। दूसरा क्या आ जाएगा इसमें, दूसरा आ जाएगा ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। टिब्यूल्स में 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, टिब्यूल्स में 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, PCT। दूसरा है लूप ऑफ हैंडले, और जो तीसरा पार्ट है वो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, DCT। ठीक है, तो अब इन्हीं के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो 5 पढ़ने हमें यहाँ पे। तो देखो वुमेन्स कैप्सूल, वुमेन्स कैप्सूल क्या है, जो सबसे ऊपर प्रेजेंट था वो था वुमेन्स कैप्सूल। ठीक है, PCT क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे एब्जॉर्ब कहाँ पे हो रहे हैं, PCT में। वुमेन्स कैप्सूल को अगर आपको सिंगल अलग से डायग्राम देखना हो तो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ सेल्स होती हैं, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स। ठीक है, ये पोडोसाइट इनमें क्या होते हैं, जो ग्लोमेरुलस कॉर्पस्क्यूल्स हैं वो इन्हीं में क्या होते हैं, स्टक होते हैं। ठीक है, बाकी ये पेरिटल लेयर है, दिस इज पेरिएटल लेयर। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई है। तो ये हो गया आपका वुमेन्स कैप्सूल। PCT क्या करेगा, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, वो सारे यहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे, और 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर सारे यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं PCT में। ठीक है, और ये मेंटेन करता है pH को और आयनिक बैलेंस को बॉडी फ्लूइड्स में बाय सेलेक्टिंग सेक्रीशन ऑफ H+ आयन। H+ आयन का सिक्रेशन भी यही करता है, अमोनिया का और पोटेशियम इनटू फिल्ट्रेट। ये सारे के फंक्शन कौन, सारा फंक्शन कौन कर रहा है, PCT कर रहा है। हैंडलेस लूप की बात करें या लूप ऑफ हैंडले की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, बहुत मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है, और एंड इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई एज मोलारिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। हैंडले, लूप ऑफ हैंडले में बहुत मिनिमम एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है,
ये सिर्फ मेंटेनेंस करता है किस चीज में, मोलारिटी ऑफ मेडुलरी इंटेस्टाइनल फ्लूइड को मेंटेन करने में। डीसीटी की बात करें, व्हाट इज डीसीटी? डीसीटी इज डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है, पोटेशियम एंड सोडियम एंड वाटर टेक प्लेस है, ठीक है। यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होगा ऑफ सोडियम एंड वाटर, ठीक है। और रीएब्जॉर्प्शन किसका होगा, HCO3 का, एंड सिलेक्टिव सिलेक्शन होता है H+ और K+ एंड अमोनिया टू मेंटेन द पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस। क्या करेगा ये, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम बैलेंस ब्लड में मेंटेन करके रखेगा डीसीटी। कलेक्टिंग डक्ट क्या कर रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। यहाँ से बहुत ज्यादा वाटर प्रोड्यूस होता है, क्यों, टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। यहाँ पे मतलब क्या होगा, यूरिन है, अब उसमें तो वाटर होगा, तो उस वाटर को इतना ज्यादा बॉडी से नहीं बाहर भेजना है, तो कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो रहा है, वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे कि यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड हो जाती है, ठीक है। वाटर एब्जॉर्ब हुआ, यूरिन कंसंट्रेटेड हो गई, और इस वजह से पीएच का और आयनिक बैलेंस जो है ब्लड में वो मेंटेन होता रहेगा। वही सेम चीज है कि सिलेक्टिव सिलेक्शन ऑफ H+ एंड K+ आयन, ये तो सभी कर रहे हैं, डीसीटी भी कर रहा है, पीसीटी भी कर रहा है और कलेक्टिंग डक्ट भी कर रहा है, ठीक है। अब देखो फंक्शंस की बात करें अगर हम, तो नेफ्रॉन के ना 3 फंक्शंस होते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन के कितने फंक्शंस होते हैं, 3 फंक्शंस होते हैं। चलो हम इसे नोट कर लेते हैं। नेफ्रॉन हैज 3 फंक्शंस। कौन कौन से 3 फंक्शंस होंगे, पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये यहाँ पे लिखा ही है, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यहाँ पे लिखा है, तो इसमें क्या हो रहा है, द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन हो रहा है ब्लड का, और क्या हो रहा है, अबाउट 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट, ठीक है। अब इसके बाद में ये इसमें हो क्या रहा है, इसमें फिल्टर होगा वाटर, ठीक है, एंड वेस्ट मतलब जो यूरिया है वो, सॉल्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सारी चीजें यहाँ पे फिल्टर होंगी। दूसरा, ये पहला हो गया, चलो दूसरा यहाँ नीचे देखते हैं। दूसरा क्या है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, इसमें क्या होगा, रीएब्जॉर्ब materials that are body still needs, मतलब कि इस जगह पे वो चीजें एब्जॉर्ब हो रही जो बॉडी को अभी भी जरूरत है, जैसे फूड, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और वाटर, ठीक है। थर्ड क्या फंक्शन है, ट्यूबुलर सेक्रीशन, ठीक है। ट्यूबुलर सेक्रीशन क्या सेक्रीट करेगा, यहाँ पे कलेक्ट वेस्ट एज यूरिन, यूरिन को कलेक्ट करेगा एज वेस्ट एंड पासेस देम टू द ब्लैडर, ठीक है। तो ब्लैडर में भेजता है ये, इसलिए यहाँ पे इसको ट्यूबुलर सेक्रीशन बोला है, जैसे यूरिया, सॉल्ट और अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 फंक्शन होते हैं नेफ्रॉन के, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब हम, हाँ, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। तो देखो 2 टाइप के नेफ्रॉन यहाँ पे याद रखने हैं। एक होता है जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, ये क्या है भाई, अब ये कौन सी बला है, ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अबव 15% ऑफ टोटल नेफ्रॉन्स ग्लोमेरुलाई आर फाउंड इन इनर रीजन ऑफ द कॉर्टेक्स। इनर रीजन पर 15% जो टोटल नेफ्रॉन है वो ग्लोमेरुलाई में पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये लार्ज इन साइज होते हैं, लूप ऑफ हेनले एंड फाउंड डीप इन मेडुला, इतनी जगह पे पाए जाते हैं। एसोसिएटेड विद रेक्टा, कंट्रोल प्लाज्मा वॉल्यूम व्हेन द वाटर सप्लाई इज शॉर्ट। ये जो नेफ्रॉन है ना, ये क्या करता है, अगर पानी की सप्लाई कम हो गई, ठीक है,
पानी कम है तो फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, ना एब्जॉर्प्शन होगा ना रीएब्जॉर्प्शन होगा। इसीलिए ये वाला जो नेफ्रॉन है ना, ये वाटर सप्लाई अगर उस टाइम पे कम हो जाता है बॉडी में तो उसको मेंटेन कर देता है, ठीक है। फिर कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या है, ये 25% ऑफ टोटल नेफ्रॉन कहाँ पे मिलता है, रीनल कॉर्टेक्स, ग्लोमेरुलाई, ठीक है। फाउंड इन आउटर कॉर्टेक्स, शॉर्ट लूप ऑफ हैंडले, एक्सटेंड्स वेरी लिटिल इन मेडुला, मेडुला में बहुत कम पाया जाता है। एंड डू नॉट हैव वासा रेक्टा, इसमें वासा रेक्टा नहीं होते हैं। तो ये 2 टाइप के आपको नेफ्रॉन पढ़ने हैं। अब आ जाओ इस पे आ जाओ, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। ये क्या है, काउंटर करेंट मैकेनिज्म। अब ये थोड़ा मैकेनिज्म आपको ध्यान से समझना है, काउंटर करेंट मैकेनिज्म क्या होता है। तो देखो, जब आप बहुत सारा पानी पीते हो, ठीक है, बात समझना, हाँ, जब आप बहुत सारा पानी पीते हो तो वाटर क्या होता है, डाइल्यूट होगा, है ना। डाइल्यूट कंसंट्रेटेड तो समझते हो ना, चलो पानी पी लिया जाए इसी बात पे, कि जब बहुत सारा पानी पी लिया तो क्या होगा, व्हेन यू ड्रिंक सो मच ऑफ वाटर, तो जो फिल्ट्रेट है आपका वो डाइल्यूट फॉर्म में होगा, है ना। और पानी कम पिया तो क्या होगा, जो आपका फिल्ट्रेट है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। 2 तरीके से हो सकता है। तो देखो, दोनों कंडीशंस हम देखने वाले हैं यहाँ पे, काउंटर करंट मैकेनिज्म इन दोनों कंडीशंस में किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो देखो, अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो, ये डायग्राम यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है, वुमेन्स कैप्सूल हो गया, ठीक है। यहां से क्या गई है, एफरेंट आर्टियोल और इफरेंट आर्टियोल दोनों जाएंगी। ये चली गई एफरेंट आर्टियोल, और इधर से गई है आपकी इफरेंट आर्टियोल, ठीक है। क्या गई है, इफरेंट आर्टियोल। ये ठीक है, ये है इफरेंट आर्टियोल। यहाँ पे ये जो आगे आके ज्वाइन हो रही है, ये इफरेंट आर्टियोल है, ठीक है। ये हो गई एफरेंट और ये हो गई इफरेंट, ध्यान रखना, ठीक है। हम इसको कंप्लीट क्यों कर रहे हैं, तुम्हें समझाने के लिए कि चीजें आसानी से समझ में आ जाए। तो ये क्या है, पीसीटी है, दिस इज पीसीटी, ठीक है। ये है क्या, असेंडिंग, इसको हम ब्लैक पेन से लेबल कर लेते हैं। ये है असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, ठीक है। ये डिसेंडिंग लिम्ब है, किसका, क्या है ये, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ LOH, लूप ऑफ हैंडले, ठीक है। फिर इसके बाद में ये डिसेंडिंग लिम्ब किसका है, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। ये ड्रॉ कर लेना बेटा, ठीक है, मिलेगा नहीं तो कहीं पे। फिर इसके बाद में ये है असेंडिंग लिम्ब ऑफ LOH, असेंडिंग लिम्ब ऑफ LOH, क्लियर हो गई बात। फिर इसके बाद में इफरेंट आर्टियोल बता दिया, इफरेंट आर्टियोल बता दिया। यहाँ पे क्या है प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट है ग्लोमेरुलस, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस को कौन होल्ड करके रखता है, बताओ जल्दी, ग्लोमेरुलस को होल्ड करने वाले सेल्स कौन से हैं। ये मैंने अभी बताया था जब हमने नेफ्रॉन का डायग्राम पढ़ा था। जल्दी बताओ, कमेंट में बताओ, चैट में बताओ, कि बताओ कि ग्लोमेरुलस को होल्ड करने वाले सेल्स का नाम क्या है। ये जो है, ठीक है, जो मैंने अभी बनाया है, यहाँ पे ये क्या है, दिस इज DCT, ये क्या है, DCT। ये हो गया PCT, ये हो गया DCT, दोनों ध्यान रखना है। देखो ऊपर वाला सेक्शन जो है, अगेन लेट्स टेक अनदर पेन, ये जो ऊपर वाला सेक्शन आपको दिख रहा है,
यहां से अगर हम इसको डिवाइड कर दें, ये ठीक है, ये हमने डिवीजन बना दिया। तो जो ऊपर वाला है दिस इज कॉर्टेक्स, और जो नीचे वाला है ये है मेड्यूला। ठीक है, दोनों क्लियर हो गए, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। अब देखो हो क्या रहा है, जब आपने बहुत सारा पानी पिया, ठीक है, क्या करा आपने बहुत सारा पानी पिया उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ, यहां से देखो 300 यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम था यहाँ पे पहुंचा, फिर वो आगे बढ़ा तो 400 हुआ, 600 हुआ, पानी जो है वो बाहर, पानी क्या हो रहा है एब्जॉर्ब होता जा रहा है, 900 हुआ, 1200 हुआ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब वो डाइल्यूट होना चालू करेगा, कंसंट्रेटेड हो गया अब डाइल्यूट होगा, 700, 400, 300 और ये वापस 300 हो गया। ठीक है, और आगे जाएगा तो और क्या हो जाएगा, वो 200 हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक कंडीशन हो गई जब बहुत सारा पानी पिया। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, अब आपने पानी कम पिया है, क्या करा है आपने पानी कम पिया है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे अब हमें पहले उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये डायग्राम आपने देख लिया वहां पे। अब देखो काउंटर करंट मैकेनिज्म कहना क्या चाह रहा है, तो ये बोलता है कि the outflow, ठीक है, counter current mechanism, this mechanism is called counter current mechanism because the outflow in ascending limb runs parallel to the opposite direction of the inflow। मतलब कि जो आउटफ्लो है और जो इनफ्लो है वो क्या हो रहा है, पैरेलल मैकेनिज्म में चल रहा है, बाहर जा रहा है अंदर आ रहा है, बाहर अंदर आउट, डिसेंडिंग असेंडिंग डिसेंडिंग असेंडिंग दोनों लूप्स में। तो वो यहाँ पे क्या चल रहा है, एक पैरेलल फ्लो चल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग, एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग। ठीक है, इसलिए इसको हमने काउंटर करंट मैकेनिज्म बोला है। इसमें क्या हो रहा है, NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिंब ऑफ हेनलीज लूप। जो NaCl है वो लूप ऑफ हेनली से ट्रांसपोर्ट होता है, जो एक्सचेंज होता है डिसेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा में। ठीक है, और NaCl रिटर्न करेगा इंटरस्टीशियम में बाय असेंडिंग पोर्शन ऑफ द वासा रेक्टा, और Henle's loop and vasa recta as well as the counter current in them had to maintain the increased osmolarity towards the increased medullary interstitium, that is 300 molar per liter, ठीक है, mole per liter in cortex and about 1200 मोल लीटर इन इनर मेड्यूला। तो ये जो मेंटेनेंस चल रहा है ना, क्या चल रहा है यहाँ पे, मेंटेनेंस चल रहा है किस चीज का, ऑस्मोरेगुलरिटी चल रही है यहाँ पे। ऑस्मोलैरिटी जो है वो मेंटेन है यहाँ पे, कहीं इंक्रीज होगी तो वहां से डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ डिक्रीज होगी तो वहां से इंक्रीज हो जाएगी। मतलब काउंटर कर रहे हैं ना हम, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, काउंटर कर रहे हैं। करंट बढ़ा तो हमने यहाँ से उसको कम कर दिया, करंट घटा तो हमने यहाँ से उसको बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, काउंटर करंट मैकेनिज्म यहाँ पे चल रहा है। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वो एंटर करेगा थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप में, असेंडिंग लिम्ब में ऑफ हैनलेज लूप। ठीक है, ध्यान रखना, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनलेज लूप में थोड़ा सा यूरिया जो है वो एंटर करेगा, विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू इंटरस्टीशियम बाय द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, जो हैनले लूप ने यहाँ पे क्या करा, यूरिया को एंटर करा दिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को। ठीक है, और वो वापस ट्रांसपोर्ट हो गया किसमें, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। इस मैकेनिज्म की वजह से दिस मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसकी मदद से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो मेंटेन होता है इन मेडुलरी ट्यूब्यूल इंटरस्टीशियम। ठीक है, इट हेल्प्स इन एन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल टू द कंसंट्रेशन कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट ऑफ यूरिन। इससे क्या होगा, यूरिन का जो यूरिन जो है, ठीक है, उसमें फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाए, है ना, ज्यादा से ज्यादा चीजें एब्जॉर्ब हो सके और कुछ भी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो रिलीज ना हो पाए बॉडी से। तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म था। इतने ही पॉइंट लिखा होगा आपके लिए सफिशिएंट है, और वो डायग्राम पढ़ लेना। बहुत सारे लोगों को अभी समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार और इसको देखना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजी सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देती हूँ। अच्छा देखो, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखने हैं, इधर लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला जो इसमें से पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है कि जो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, मेजर ऑस्मोलाइट्स कौन कौन से होते हैं इसमें। मेजर ऑस्मोलाइट्स में आ जाएगा NaCl प्लस यूरिया।
ठीक है। दूसरा 4 टाइम्स कंसंट्रेशन, 4 टाइम कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है, 4 टाइम कंसंट्रेटेड यूरिन बनती है यहाँ पे एज कंपेयर्ड टू ब्लड ऑस्मोलैरिटी, ब्लड ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, एडीएच, एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन, ये जाएंगे डीसीटी में, वहां पे क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन, क्या होगा यहाँ पे, रीएब्जॉर्प्शन होगा किस चीज का, Na+ एंड H2O का। चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है, एडीएच से जाएंगे कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो परमिएबल किसके लिए है, परमिएबल है यूरिया के लिए, परमिएबल टू यूरिया। और दूसरी चीज क्या हो गई, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी यहीं पे हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। अगला 5th पॉइंट, फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन पीसीटी, फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन पीसीटी आइसोटोनिक है, ये आइसोटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू, आइसोटोनिक है किसके रिस्पेक्ट में, ब्लड ऑस्मोलैरिटी के, ब्लड ऑस्मोलैरिटी के। 6th पॉइंट यहां लिखेंगे हम, 6th पॉइंट क्या होगा, फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट इन डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है, फिल्ट्रेट इन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ LOH इज हाइपरटोनिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, ठीक है, हाइपरटोनिक है ये विद रिस्पेक्ट टू ब्लड, विद रिस्पेक्ट टू ब्लड। देखो अगर कुछ आवाजें आ रही हो ठक 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 की ना, तो अब उसे इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है, क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इस कारण से ये आवाजें बंद ही नहीं हो रही हैं, पर हमें पढ़ाना तो पड़ेगा ना, है ना, तो पढ़ाना ज्यादा जरूरी है, उन आवाजों को हटा दो और पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। चलो, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये हो गया काउंटर करंट मैकेनिज्म हो गया। अब एक लास्ट जो चीज तुम्हें याद रखनी है, मैक्चुरेशन। ये क्या है, द एक्सपल्जन ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन का यूरिनरी ब्लैडर से एक्सपल्जन होना, ठीक है। इट इज अ रिफ्लेक्स प्रोसेस, इट इज अ रिफ्लेक्स प्रोसेस बट कैन बी कंट्रोल्ड वॉलंटरी टू सम एक्सटेंट, ठीक है, कुछ एक्सटेंट तक आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। कौन कंट्रोल कर सकता है, ग्रोन अप चिल्ड्रंस में और एडल्ट्स में, ठीक है। जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो लोग बूढ़े हो चुके हैं, तो उनमें ये जो मैकेनिज्म है ये नहीं कंट्रोल हो पाता है, ठीक है, ये इनवॉलेंट्री हो जाता है, ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंड करेगा सिग्नल को विच कॉजेस स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर व्हेन इट गेट्स फिल्ड, ठीक है। जब फिल हो जाता है तब उस टाइम पे जो CNS है वो सिग्नल सेंड करेगा किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में, कि आप वहां पे भाई आपके ब्लैडर में यूरिन फिल्ड हो चुका है, अब टाइम है कि आप उसको बॉडी से रिमूव कर दो, ठीक है। इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर, जो स्ट्रेच रिसेप्टर था यूरिनेशन की प्रोसेस में हमने देखा था ना, यूरिनेशन में क्या लिखा था कि एक स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, तो स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल वो क्या करेंगे, जो दीवार पे वॉल पे, ठीक है, वॉल पे प्रेजेंट है, वो सिग्नल सेंड करेंगे CNS को, ठीक है। तो CNS क्या करेगा, एक मोटर मैसेज भेजेगा टू इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन of the smooth muscles of the bladder and simultaneously relaxation of the urethral sphincter causing the release of urine, ठीक है। एडल्ट में ह्यूमन एक्सक्रीट्स ऑन एन एवरेज कितना यूरिन रिलीज होता है, 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन रिलीज होता है एक दिन में, ठीक है। ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिन कितना रिलीज हो रहा है, 1 to 1.5 लीटर्स, ठीक है। और यूरिया कितना रिलीज हो रहा है, 25 to 30 ग्राम, ठीक है।
30 ग्राम। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे ये चीज कंप्लीट हो गई, इस प्रोसेस को हमने पढ़ लिया। अब देखो कुछ हम अदर ऑर्गन्स का भी रोल देख लेते हैं कि वो क्या चीजें एक्सक्रीट कर रहे हैं, एक्सक्रीशन में उनका ऐसा क्या रोल है। तो देखो लंग्स जो है वो रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 18 लीटर पर डे, ठीक है, और वाटर भी रिमूव करते हैं, ठीक है। लिवर क्या करेगा, ये सेक्रीट करता है बाइल जूस होते हैं, बाइल जूस, ये दोनों बाइल जूस के ही टाइप्स हैं, ठीक है, जो हेल्प्स टू एलिमिनेट दी सब्सटेंस अलोंग विद द कोलेस्ट्रॉल, विटामिन्स, ड्रग्स एंड डिग्रेड्स स्टीरॉइड हार्मोन्स थ्रू डाइजेस्टिव वेस्ट। स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड, ये तो वही मैंने बताया था अभी कि क्या कर रहे हैं, सॉल्ट और वाटर, लैक्टिक एसिड भी रिमूव करते हैं, ठीक है। सेबेशियस ग्लैंड जो पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, गर्मियों में सबसे ज्यादा काम करती है ये सेबेशियस ग्लैंड, क्योंकि स्वेट रिलीज हो रहा है। तो स्वेट क्या है, स्वेट इज बेसिकली सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो ये यहाँ से रिमूव हो रहे हैं। सलाइवा, ठीक है, सलाइवा क्या करता है, इट कैन हेल्प टू एलिमिनेट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस बेस, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस को रिमूव कर सकता है। अब आ जाओ कुछ डिसऑर्डर्स पे, कुछ डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ठीक है। तो देखो यूरेमिया, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, ब्लड में बहुत ज्यादा यूरिया का एक्यूमुलेशन हो जाना, इसको हम यूरेमिया बोलते हैं। हीमोडायलिसिस क्या है, हीमोडायलिसिस में प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिया फ्रॉम द ब्लड आर्टिफिशियली, हीमोडायलिसिस किया जाता है कि यूरिया को रिमूव कर देते हैं ब्लड में से। इस प्रोसेस में ब्लड जो है फ्रॉम एन आर्टरी इज पास्ड इनटू डायलिसिस यूनिट आफ्टर एडिंग एंटीकोएगुलेंट लाइक हेपारिन, देन द ब्लड passes through coiled cellophane tube surrounding the dialysis fluid. The nitrogenous waste from the concentration gradient and the blood becomes clear। मतलब ये यूरेनिया की प्रोसेस को, यूरेनिया की डिसीज को सही करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं। अब रेनल कैल्कुलाई, इसमें क्या होता है, ये किडनी स्टोन है, ये क्या किडनी स्टोन, पथरी हो जाती है ना, पथरी बोलते पेट में पथरी हो गई है, तो ये वही है, ये कैल्शियम का डिपॉजिट, कैल्शियम ऑक्सलेट से बनते हैं, किडनी स्टोन्स बोला जाता है इनके लिए। तो इसको ठीक करने के लिए क्या है भाई, जो पानी कम पीते हैं ना लोग, जो पानी कम पीते हैं, पानी की कमी से क्या होगा, कैल्शियम जो है वो रिमूव नहीं हो पा रहा है बॉडी से, तो वो डिपॉजिट होता गया और उसने किडनी स्टोन बना लिया। इसीलिए पानी पीना बहुत जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा पानी पी, जिससे कि आपको किडनी स्टोन ना हो पाए। बहुत सारे लोगों में किडनी स्टोन की प्रॉब्लम देखी जाती है, इट इज रियली वेरी वेरी पेनफुल। अब दूसरी क्या है, एक और होती है डिसीज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुला इन द किडनी, ग्लोमेरुलाई का इन्फ्लेमेशन हो जाना किडनी में, ठीक है। अब और कौन सी डिसीज होती है, ठीक है, एक और होती है ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज इन यूरिन, यूरिन में ग्लूकोज हो जाना, ठीक है, ग्लूकोज इन यूरिन, यही इंडिकेशन होता है डायबिटीज मिलेटस का, ठीक है, इंडिकेट करता है कि आपको डायबिटीज है। तो ये कुछ डिसीजेस थी जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट डिसीज। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो, इनके आंसर जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और इंस्टाग्राम पे भी मैं इसके आंसर्स आपको अपलोड कर दूंगी। इसीलिए अगर आपने अभी तक टेलीग्राम का ग्रुप जो है वो ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो। और पंख अकेडमी इंस्टाग्राम पे, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आप इंस्टाग्राम पे पंख अकेडमी सर्च करोगे तो वहां पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। और ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ये वन शॉट वीडियो था, एनिमेटेड वीडियोस भी बहुत जल्दी आएंगे। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो, और आगे का वीडियो बहुत जल्दी आएगा। सो स्टे ट्यून्ड, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।